आपको क्या लगता है कि लड़कियों की आइडियल एज फॉर मैरिज क्या होती है? जैसे कहते हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू और इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चला है कि 25 साल की उम्र में आपका फ्रंटल लॉब जो होता है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है। उससे पहले आप डिल्यूजनल्स और इस तरह की चीज़ों में हर चीज़ को फैंटेसाइज़ करते हैं। बाद में जब आपके सामने वो चीज़ आती है तो आपसे वो फेस नहीं हो पा रही होती है। तो आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं जो कि बस अभी आपने बात की हक्का बक्का में शादी कर ली, हो गया, बहुत फंक्शंस हो गए, ये हो गया, बहुत महंगे कपड़े पहन लिए, लेकिन बाद में मैनेज करना नहीं आ पा रहा क्योंकि आप चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे उस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 18 साल की बच्ची को भी 35 साल की बच्ची से ज़्यादा मैच्योर देखा है। अच्छा। और वो अपनी शादी को बहुत अच्छा लेके चल रही है और बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ, और वो बहुत अच्छी माँ बनी है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि एक लड़की 35 साल की थी लेकिन उसकी मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, और वो बिल्कुल भी अपनी एज अ मदर उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो रोल प्ले करना चाहिए था बच्चों की तरबियत में, वो नहीं कर पा रही थी। इवन दो हस्बैंड के साथ जो उसको बहुत पीसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए था वो उसको भी नहीं कर पा रही। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका बच्चा जो है वो शुरू से क्या सीख के आ रहा है, आपका बच्चा शुरू में कितना रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका बच्चा 18 साल का है, वो रिस्पॉन्सिबल है, आपको लगता है उसमें कंप्लीट मैच्योरिटी है, और वो चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को, चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, और उसको पता है कि इस रिलेशनशिप में कभी सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, कभी सुनना भी पड़ सकता है। अगर वो इन सारी चीज़ों के लिए रेडी है, चाहे वो मेल है या फीमेल, तो आप उसकी शादी कर सकते हैं, आपकी राइट एज है। अगर कोई 30 में है और वो यही फैंटेसी लेके बैठी हुई है या बैठा हुआ है कि नहीं मैंने खुद को चेंज नहीं करना, मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं, दे आर इन देयर 36 एंड दे आर नियर टू 40s, वो ये कहते नहीं हमने चेंज नहीं होना, हमारे पास कोई आए जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे तो हम शादी करेंगे, बैठे हुए हैं, दे आर अनमैरिड। तो यहाँ पर बात यह है कि आपको इस रिलेशनशिप में आने से पहले एक चीज आपने सीखनी है, इस रिलेशनशिप में आपने बिना कॉम्प्रोमाइज के रिलेशनशिप नहीं चल सकता, बिना सेक्रीफाइस के नहीं चल सकता। आपको कभी फॉरगिव करना पड़ेगा, कभी आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, कभी बहुत चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कभी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैम आपको नहीं लगता जब बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस चुप करके करते जाते हैं तो वो कंसंट्रेशन में नहीं आती? वो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप जो है बिना किसी रीजन के कॉम्प्रोमाइज करें। अच्छा, बेसिक नीड्स मत करें। नहीं, फॉर एग्जाम्पल जहां पर आपको जरूरत है, जहां पर जेन्युइन कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है लाइफ में, तो हम अपने माँ बाप के घर भी तो कितनी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं ना। तो हस्बैंड के साथ भी उस रिलेशनशिप को लेके चलने में, या इन लॉज के साथ भी उस रिलेशनशिप को लेके चलने में आपको अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो प्लीज कर रही। कॉम्प्रोमाइज में क्या है, आपने मुझे जो है वो आप अपने घर में शायद फॉर एग्जाम्पल आप गर्मियों के 10 सूट लेती थी, आपके इन-लॉज के यहाँ में भी आपके हस्बैंड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है या उसका कुछ मसला चल रहा है तो आपको 5 सूट लेके दे रहा है। तो इस पर मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको 5 तो लेके दे रहे हैं ना, बी ग्रेटफुल। आप ये ना देखें नहीं मेरी दोस्त को तो 12 सूट लेके दिए तो आपने मुझे 5 क्यों लेके दिए, फलाने तो इतना ब्रांडेड पहना। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आपके पास तो हर एज के लोग आते होंगे, मोस्ट कॉमनली किस एज के लोग आते हैं फॉर थेरेपी थिंग? 20 to 40 के बिटवीन। अब जैसे 20 के 40 के बीच में काफ़ी मैरिड वुमेन या यंग एज की लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, तो आपको मोस्ट हाईलाइटेड इश्यूज लड़कियों की पर्सनालिटी में क्या दिख रहा है कि एक अलार्मिंग और डेंजरस चीज़ है जो आपने देखा हो कि मेजॉरिटी ऑफ देम में है? मुझे लगता है कि सबसे पहले लो टॉलरेंस, ओके, लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और उसके बाद मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जब आप बोलते हैं और अगले की बात जो है वो सुनते नहीं हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, पॉजिटिव वे में नहीं देखते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में जो है वो मसले मसाइल आते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहती हूँ कि मेरे जहन में है आई एम अनमैरिड, लेकिन मैंने कोई ऐसी फैंटेसी वर्ड नहीं बनाई हुई कि मेरे इन लॉज में जाऊँगी तो कोई मसला नहीं होगा या मेरे हस्बैंड के साथ कोई मसला नहीं होगा। मैं अपने आप को रेडी ही इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कर रही हूँ कि मसले होंगे, मुझे नहीं फेस भी करना है, लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से मैनेज कैसे अपनी बाउंड्रीज के साथ रह के उसको सॉर्ट करना। आपने ना, आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। शादी से पहले आप इस चीज़ को मेंटली आप प्रिपेयर होके जाएं कि वहाँ पर मुझे मसले आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि जो डेली के मसले होंगे, छोटे छोटे स्ट्रेसेस होंगे, कुछ को किस तरह से मैंने अवॉइड करना है, किसको किस तरह से मैंने लेट गो करना है, किसको किस तरह से फॉरगिव करना है, मेरी अपनी कैपेसिटी क्या है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। डिवोर्स जब आपकी होती है उसमें क्या होता है, आपकी कैपेसिटी नहीं होती ना, तो आप कहते हैं बस अब मैं नहीं कर सकता, आई एम डन विद इट।
लेकिन वो अगर आप अपनी पहले से देख लें, जाने से पहले कि अच्छा मेरी कैपेसिटी क्या है, आप उनको बता दें कि मेरी बर्दाश्त इतनी है या मेरा पोटेंशियल इतना है, मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं खाना नहीं बना सकती, मैं ये नहीं कर सकती, या मैं जो भी आपके इश्यूज हैं, प्लीज़ आप उन्हें वाइजली ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेट करें। लड़कों के भी जो इश्यूज हैं, बाद में क्या होता है, जब आप बाद में जाके एक दूसरे के साथ ओपन अप होते हैं, चीज़ें पता चलती हैं, एक दूसरे के वीक पॉइंट्स पता चलते हैं, फ्लॉज पता चलते हैं, फिर आपको पता चलता है नहीं इस चीज़ के साथ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती। तो वाई नॉट कि आज का जब रिश्ता हो रहा है, जब आप किसी से मिल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को डिस्कस कर लें। और इसी को तो कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। हम कंपैटिबिलिटी में क्या चेक करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि कंपैटिबिलिटी चेक करें, तो हम जाके ये पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट क्या है, तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, हनी ओह माय गॉड आपने वहाँ हनीमून का प्लान किया हुआ है, मैंने भी ये सोचा हुआ है। एक्चुअल में आपने कंपैटिबिलिटी ये चेक करनी होती है कि जब हम दो लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपकी कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, मेरी कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है। गुस्सा आना एक नेचुरल इमोशन है। यहाँ पर ये डिस्कस करना कि आप अपने गुस्से को कैसे मैनेज करते हैं, मैं अपने गुस्से को कैसे मैनेज करती हूँ। यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना होगा कि जब हमारी अनसर्टेन सिचुएशन आएगी तो हमने अपनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट को किस तरह से सस्टेन करना है, हमने अपने लाइफ के मुश्किल चीज़ों को किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर तो आपको सबसे ज़्यादा वाइजली चूज करना है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, छोटा रास्ता नहीं है, जर्नी बहुत लंबी है। और लंबी जर्नी के लिए आपको पता है कभी बम्पी रोड भी आता है, कभी आपको पानी नहीं मिलता, कभी आपको खाना नहीं मिलता, कभी मतलब सफ़र में जब आप होते हैं तो हर तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। उन सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इवन तो आपकी अगर यू आर प्रोफेशनल, आप वर्किंग हैं, तब भी डिस्कस करें कि ये मेरे आवर्स हैं, ये मेरी रूटीन है, ये ऐसी चीज़ें। अभी मैं देखती हूँ जी, पहले था जी आप काम करती हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा जी 2 महीने हुए, आप या तो जॉब छोड़ दें या तो आप जो है ना वो घर रहें। फिर जाहिर है हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोस्टली जो खातीन हैं वो क्या करती हैं, जॉब छोड़ती हैं, घर बैठती हैं। फिर जब वो जो है वो चीज़ें फिर भी सेटल डाउन नहीं होती हैं, फिर वो कहते हैं कि ये छोड़ें, वो छोड़ें, इस तरह करें। फिर भी जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते तो फिर वहाँ पर औरत जो है वो यहाँ की क्या कहती है, डिवोर्स। या फिर जो मर्द है वो कहते हैं तुम ये नहीं करी, वो नहीं करी, तो डिवोर्स। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जब भी दो लोग शादी के लिए बैठें, सबसे पहले ये डिस्कस करें, अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं वो रखें। मैं इतना गुस्सा करता हूँ, मेरे ये वीक एरियाज हैं, ये मेरे नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ये मेरी बैड हैबिट्स हैं, आप इसके साथ चल सकती हैं। क्योंकि आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें उनके साथ तो डेफिनेटली मैं खुश होंगी। मसला कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो एक पेज पर नहीं होंगी, जहाँ पर हमारे डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, जहाँ पर हमारे ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, जहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आएगी कि अब इस अनसर्टेन सिचुएशन में क्या करना है। तो यहाँ पर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कम्युनिकेशन, बिफोर मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी।